नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं। आज रानीखेत डिग्री कॉलेज से हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर बरखा रौतेला जी। मैम इंग्लिश में वहाँ पे प्रोफेसर हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। थैंक यू सो मच मैम। जी मैम, कैसा लग रहा है यहाँ यूनिवर्सिटी पहली बार आना हुआ आपका? हाँ, यूनिवर्सिटी पहली बार आना हुआ और हाँ। उसके अलावा काफ़ी दोस्तों से मुलाकातें हुई और बहुत खुशी हो रही कि ये वाला जो डेवलपमेंट है आपका हम्म। कम्युनिटी रेडियो वाला, हम्म। ये मैंने कहीं सुना तो था बट आज देखने मिला है तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। ओह ओके। तो मैम जैसे अभी तो मूक और एनपीटीईएल के जरिए बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए भी मैंडेटरी हैं कि आप लोगों को करने हैं। तो आप लोगों के वहाँ तो स्टूडियो है नहीं, तो कैसे आप लोग कर पाते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह नहीं, का? हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स बने नहीं हैं अभी, हम्म। बट जो करते हैं वो अपने बेसिस पे ही करते हैं, यानी अपने घरों से किस तरीके से कर पा रहे हैं। हम्म। बट अगर आप ये पूछें कि रूम्स है वहाँ पे इस तरह की कोई व्यवस्था, कोई सेटलमेंट है तो है। वहाँ पे 2 रूम्स हमारे पास हैं हम्म। जिसपे इस तरीके से हम लोग कर पाते हैं। ऐसे माइक्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं, अच्छा। बट जो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है हुँ, वहाँ पे हम लोग इन अ वे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो हाँ, हाँ। ऑनलाइन मटेरियल आप लोग बना रहे हैं स्वयं चैनल के लिए? इस तरह काफ़ी से लोगों ने बन बनाया है, अगर आप मुझसे अच्छा, स्पेशली पूछेंगी तो मैंने तो अभी आपसे तक कुछ नहीं ओके, बनाया हुआ है। ओके, जी। ओके। तो मैम इंग्लिश की आप प्रोफ़ेसर हैं वहाँ पे, इस वक़्त पे क्या सिनेरियो है पहाड़ में? स्टूडेंट्स कितना एनरोलमेंट होता है इंग्लिश में? देखिए, ये थोड़ा-सा दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि एनईपी ने हमें बहुत कुछ दिया, हुँ, लेकिन मुझे मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन आप लेंगी तो एनरोलमेंट कहीं पे कम हुआ है। क्योंकि थोड़ा-सा इनिशियल फ़ेज़ में थोड़ा-सा ये कन्फ्यूज़िंग है हुँ, हुँ, और साथ में मेरे को कहने का मौका मिला है स्टेज के माध्यम से, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो रखे गए हैं एक्स्ट्राज़ में, उसके फैकल्टीज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम मेरी तो यही गुज़ारिश रहेगी, यही मतलब कहना चाहिए कि गवर्नमेंट से भी मैं इस माध्यम से कहना चाहूँगी कि एम्प्लॉयमेंट का भी एक तरीका ये हो सकता है कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो ऐड ऑन हुए हैं उसके हुँ, लिए हम लोग के पास एक फैकल्टीज़ होने चाहिए होनी हमको। हाँ जी। बिल्कुल मैम, वहाँ पे तो हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर भी रीजनल सेंटर है जी हाँ, रानीखेत, जी हाँ। तो उसी आपके कैंपस में ही जी, चलता जी, होगा। जी। तो कुछ बताइए कि किस तरह की ज़रूरतें हैं ओपन यूनिवर्सिटी को, क्या बेहतर और कोई सुझाव आपकी तरफ से हों? ओपन यूनिवर्सिटी में हम लोग को बहुत ज़्यादा फुटफॉल तो है नहीं। हाँ। वहाँ पे उनका एक अलग सेटअप है जिसमें हमारे ही एक मित्र हैं डॉक्टर जेएस रावत, वो हुँ, वहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा स्टाफ है। बस हमारा इतना ये रहता है कि हम लोग वहाँ पे जाके एक बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल उठा पाते हैं। अच्छा। हमें बहुत चैट जीपीटी और बहुत सारे दूसरे एआई टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें ओह! एक बहुत अच्छा एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड किस्म का की किताबें वहाँ पे मिलती हैं, स्टडी ओह! मटेरियल मिलता है। ओह! तो ये हम लोग बहुत थैंकफुल हैं इसके लिए। अच्छा, क्या बात है। हाँ। तो हमारे साथ यहाँ पे रूम पे डॉक्टर ललित पंजी भी हैं। सर कैसा लग रहा है तारीफ़ें सुन के विश्वविद्यालय के कंटेंट की? थैंक यू मैम। हाँ। तारीफ़ें मैम सुनना तो हमेशा अच्छा ही लगता है, ख़ास हुँ, तौर पे जो अगर आपकी कर्मभूमि की बात करें या कर्मभूमि के संस्थान की तारीफ़ करें तो और अच्छा लगता है। हुँ, और क्योंकि मैम हमसे जुड़ी हैं, भले ही एक स्टडी सेंटर के रूप में जुड़ी हों, तो उनसे बहुत सी चीज़ें एक्सचेंज हो जाती है कि छात्रों की कौन से इश्यूज़ हैं, कैसे हम यहाँ पे बैठ के उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सॉर्ट सकते आउट। हैं या जो भी चीज़ें हैं वो। तो बेसिकली मैम से जो मिलने का मेन पर्पज़ था वो यही था कि कैसे आप जो हमारे वहाँ पे एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनिवर्सिटी के, हुँ, आप अपने शासन के रिप्रेजेंटेटिव तो ही हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमारे प्रतिनिधि होके जो कुछ बातें जो हम शायद बच्चों तक सीधे ना पहुँचा पाएँ या बच्चों के माध्यम से उनके माता-पिता तक ना पहुँचा पाएँ, वो आप पहुँचा लेती हैं। तो इसीलिए मैम जब आई थी तो मैंने कहा कि आप आइए, हमारे रेडियो में सेंटर को बातचीत। विज़िट कीजिए, देखिए क्या-क्या है बिल्कुल, मैम और इसको आगे काफ़ी तक हम डायनामिक, काफ़ी एक्टिव है। काफ़ी ऐसे लोगों एक्टिव को है। तो जी। कम से कम रेडियो में हुँ, अपना प्रेज़ेंटेशन देना चाहिए। तो हमारे साथ डॉक्टर जितेश जोशी भी हैं, हिस्ट्री में प्रोफ़ेसर, और नियति जी हैं, पॉलिटिकल साइंस में। मैम आप लोग मैम से क्या सवाल करना चाहेंगे? कुछ पहाड़ के संदर्भ में? मैं ये पूछना चाहूँगी कि पहाड़ के जो शिक्षार्थी हैं हमारे, उनकी भाषा के प्रति क्या उनके क्या लगाव है या क्या समझ है? क्योंकि हम कई बार जब असाइनमेंट अपने चेक करते हैं या एग्ज़ाम कॉपीज़ चेक करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी तो दूर की बात है, इवन हिंदी में भी बच्चों की पकड़ बहुत ही कमज़ोर है। तो किस किस तरीके से हम इसको सुधार सकते हैं? आपसे मैं ये जानना चाहूँगी। देखिए, एक जो जेनज़ी जनरेशन हमारे पास आया है, उन्होंने बहुत स्लैंग शुरू किया और उस स्लैंग को ही वो जब वो राइटिंग कर रहे हैं, उस स्लैंग का ही वो यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग को बहुत
स्ट्रिक्ट होना चाहिए उस बारे में कि वो दोनों कम्युनिकेटिव लैंग्वेज और आपकी ये जो भाषा होती है जिसमें आप अपने को अभिव्यक्त करते हैं परीक्षाओं में, वो दोनों चीज़ें अलग होती हैं। हमें लगता है कि इन बच्चों ने रट लिया है या इन लोगों ने याद कर लिया तो इनको आ गया है, लेकिन हमको ये नहीं पता चलता कि ये लिखने बहुत खराब वाले हैं। लेकिन मैं सबको नहीं ब्लेम करूंगी, कई चीज़ों में जेनजी जो है या ये जनरेशन उसके पहले वाली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कई मायनों में अच्छे भी हैं। और जहाँ तक बात है इंग्लिश की, अंग्रेज़ी की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ, तो मैं देखती हूँ कि एक मुट्ठी भर बच्चा जो एमए का, मैं देखती हूँ कि एक मुट्ठी भर बच्चा तो हमेशा ही हर क्लास में आता है, हमेशा सीखना होता है उन लोग को। और एक मेरे ख्याल से इन लोग के अटेंडेंस शायद इसलिए भी थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि अभी इन लोग के पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, गवर्नमेंट की ओर से भी इनको दिए गए हैं और उनके उस पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इनके पास सीखने के लिए हैं। तो उनको लगता है कि ऐसे नहीं तो हम लोग ऑनलाइन सीख लेंगे। लेकिन एक चीज़ होती है कि मैंने जब बच्चों से डिस्कशन किया तो मेरा ये मानना है कि जो बच्चे क्लासरूम में पढ़ने आते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैम आज हमने ये चीज़ नहीं सीखी है जो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में नहीं सीख पाते हैं। और भाषा की जहाँ तक आप बात कर रहे हो तो इस पे शायद हम लोग को वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लेक्चर देने के बाद हमें लगता है कि हमारा काम पूरा हो गया है, बट हमें लगता है कि बिल्कुल जब हम लोग इनको असाइनमेंट्स देते हैं तो हमें बहुत सीरियस होना चाहिए कि या तो उसको परीक्षा के फॉर्म में ले, अगर घर से बच्चा लिख के ला रहा है तो वो कहीं से टीप के ही लेके आता है, वो कहीं से कॉपी ही करके लेके आता है, तो उससे बहुत ज़्यादा आउटकम हमें मिल पा रहा है, ये मैं नहीं मानती हूँ। तो हमें थोड़ा सा जो अपना जो मोड ऑफ वर्किंग है असाइनमेंट्स में वो हमको शायद थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। जी जी, जितेश आप कुछ पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ही है क्योंकि अपनी ग्रेजुएशन के दौरान मैंने भी अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की थी, तो मैंने जो अनुभव किया वो ये था कि जो हमारे प्रोफेसर थे पढ़ाने वाले और जो हम थे, क्योंकि उससे पहले मैं पीसीएम में पढ़ा हुआ था साइंस स्ट्रीम में, तो एक गैप था कि टीचर जो आके एक बहुत ही अपनी अंग्रेजी शैली में कविता पाठ करते थे और उसने एक दीवार खड़ी कर दी थी कि हम उसमें प्रवेश कर सकें कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं। तो पता नहीं है आपके समय में आप लोग उसको किस तरह से देखते हैं कि जो नए बच्चे अंग्रेजी साहित्य ले रहे हैं वो कैसे उसमें इन्वॉल्व हो जाए, साहित्य के साथ जुड़ जाएं, कैसे उसके रंग में रंगने लगें या उसे सीखने लगें, इस बारे में जानना चाहता हूं। सर मुझे ऐसा लगता है कि हर सब्जेक्ट का अपना एक डिमांड होता है। अगर मैं हमेशा इसको अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि एक मैथमेटिक्स का जो टीचर है उसको ही हैज़ टू बी वेरी मच स्ट्रिक्ट टू अदर स्टूडेंट्स, तब मैथमेटिक्स समझ में आता है। लेकिन साहित्य की अगर बात है तो वी हैव टू बी वेरी फ्रेंडली टू द स्टूडेंट्स, तब साहित्य समझ में आता है। और ऐसे ही साइकोलॉजी की अपना एक डिमांड है कि साइकोलॉजी वाला मैं देखती हूँ बहुत शांत बैठते हैं, वो चीज़ों को अंदरूनी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए और बच्चों से बीच बीच में ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी कि आपको एक्चुअल में दिक्कत कहाँ आ रही है। हम लोग को उनकी मजाक बनाना छोड़ना होगा। सबसे पहले बच्चे का ये गैप कम हो जाना चाहिए कि अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो आगे से कहीं मजाक तो नहीं मेरी बनने वाली है। तो उनको हमको ये एक कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है कि हम ही तुम्हारे सब कुछ हैं, तुम हमसे बातें शेयर कर सकते हो। तो ये मुझे जी जी लगता जी है। जी। मैम, पहाड़ों में बच्चे क्या स्कूल कॉलेज तक डेली आ पाते हैं? जैसे उनको बसों से आना पड़ता है, गर्ल्स का रेशियो क्या है कॉलेज आने का? मैम देखिए, हमको एक दूसरे तरीके से भी सोचना होता है। मतलब वहाँ का जो सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन है ना, थोड़ा सा बच्चे वीक हैं इस मामले में। तो अगर रोज उनको 150 रुपये देकर के आना पड़ता है तो मुझे लगता है कि कम होता है। सरकार को शायद इस पे भी कोई काम करना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर टाइमिंग्स में कुछ बसेस वगैरह अगर बच्चों के लिए हो, कोई पास हो, ऐसे तो ये होने चाहिए। पासेस शायद होते हैं उन लोग के पास, लेकिन बच्चे रोज नहीं आ पाते, घर का भी काम है। देखिए लकड़ी के लिए जाना है जंगल में, मतलब एक अजीब सी हिस्ट्री, एक अजीब सा बैकग्राउंड है उन लोग का। अगर हमको लग रहा है कि बच्चा तैयार होकर के सीधा क्लास में आ रहा है और हमें बहुत खूबसूरत दिख रहा है, उसके पीछे की बहुत लंबी कहानी भी होती है। क्योंकि बच्चा सुबह बहुत सारी तैयारियां करके, खाना बना के, गाय वगैरह करके ये सब कुछ आ रहे होते हैं। तो अगर आप रोज कहें कि बच्चा रोज आ रहा है तो नहीं आ रहा है, लेकिन लड़कियों का जो एनरोलमेंट है गर्ल्स का हमारे कॉलेज में बहुत ज्यादा है, बॉयज का कम है क्योंकि Boys बॉयज का- कहीं बाहर बॉयज का कम है क्योंकि पढ़ने बच्चे से- निकल जाते हैं बाहर। जी तो गर्ल्स के लिए एक तरह से वरदान तो हुए ये पहाड़ के जो डिग्री कॉलेजेस अभी खुले कई सारे बिल्कुल जगह जगहों पे, छोटी जगहों पे, बिल्कुल। लेकिन वही है कि डेली वो नहीं आ पाती हैं। एवरीबडी हैज एन इनसाइड स्टोरी मैम। बच्चों से कई बार हम लोग पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हम लोग कई बार पेरेंट्स बहुत अब्यूसिव भी होते हैं। उनको लगता है कि बच्चा तैयार होके कहाँ जा रहा है। मतलब बच्चे तो प्रेजेंटेशन, मतलब एक प्रेजेंटेबल बन के आते हैं कॉलेजेस के अंदर, तो एक ये वाला माइंडसेट भी गांव में है। तो अच्छा। वो रोज नहीं भेज रहे हैं उनको। उनको ये नहीं लग रहा कि बच्चा इतना तैयार होकर क्लास ही पढ़ने जा रहा है। तो शायद एक डिफरेंट माइंडसेट भी इसके पीछे काम करता है, एक जनरेशन गैप आप इसको कह सकते हैं। बिल्कुल। अभी जैसे सोशल मीडिया अब घर घर तक है तो क्या
पढ़ाई के प्रति, कोचिंग के प्रति, नौकरियों के प्रति उन गर्ल्स में वो क्रेज है कि नहीं हमें नौकरी करनी है शादी से पहले, ऐसा रहता है या नहीं ये कि शादी हो ही जानी है और एक ग्रेजुएशन करना है करके हम कर रहे हैं? मैम देखिए, मुझे तो स्टूडेंट से बातचीत का बहुत शौक है। मैं कहीं भी, चाहे वो लाइब्रेरी में हो, चाहे वो कैंटीन में बैठे हों, तो मैं बातचीत करती हूँ। थोड़ा पता होना चाहिए बच्चों के लिए, और स्पेशली जो फीमेल हम लोग के स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैं देखती हूँ कि पहले क्या होता था कि एक गांव में बच्चा ने अपनी पढ़ाई करी और दूसरे गांव में उसकी शादी कर दी गई। उसने ना शहर की लाइफ देखी, ना उसने दुनिया को जाना, ना वो लोगों से मिल पाई, ना उसने कोई यात्राएं करी, बहुत अच्छा सीख नहीं पाई। तो बच्चे बिल्कुल जाना चाहते हैं, पढ़ लिख के बाहर जाना चाहते हैं, बाहर की जिंदगी देखना चाहते हैं। और मेरे को भी लगता है कि जिंदगी अपनी ही आंखों से देखी जानी चाहिए। पेरेंट्स कहते हैं कि दुनिया बहुत खराब है, तो हमें देखने दो कि दुनिया कितनी खराब है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। और गर्ल्स में तो आजकल भले ही बाहर रिसेप्शनिस्ट का काम मिल जाए, कुछ ऐसी कंपनियों में मिल जाए, कॉल सेंटर्स में मिल जाए, वो निकलना चाहती हैं। वो अपनी बिल्कुल। देश की राजधानी देखना चाहती हैं, अपनी राज्य की राजधानी देखना चाहती हैं, बड़े शहरों में जाना चाहती बिल्कुल। हैं। यात्राएं मैडम हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। सिटकुल में अभी बहुत बड़े पैमाने पे गर्ल्स जी। हैं पहाड़ की जो काम कर रही हैं। हम्म। तो सही कहा आपने, अपने हिस्से की ज़िंदगी जी लेने दीजिए उन्हें भी। बिल्कुल। तो मैम अपने कुछ अनुभव आप सुनाइए, कितने सालों से आप हायर एजुकेशन में हैं? मैं बहुत लंबा समय मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के रूप में भी बीता है। अच्छा। तो मैं पिछले 26 साल से लगातार सेवा में हूँ। ओह अच्छा, तो कहाँ और कहाँ आप रहे? मैंने लंबा समय यूनिवर्सिटी में एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर काम किया है, ओके। अल्मोड़ा कैंपस में। ओके। और उसके बाद फिर मैं रानीखेत में परमानेंट हुई। हम्म, लंबे समय से मैं रानीखेत में काम कर रही हूँ। और हैं कहाँ के आप रहने वाले? मैं अल्मोड़ा की हूँ मैम। अच्छा, जी। ओके। तो क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, गर्ल्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, सभी के लिए कोई मैसेज आपका मेरा हो? हमेशा एक मैसेज होता है कि यू जस्ट फील लाइट। हमेशा अपने को हल्का फील करो, हल्का महसूस करो। हम लोग दुनिया भर का टेंशन, दुनिया भर के जो एक प्रिजुडिसेस लेके हम लोग घूमते रहते हैं ना, तो वो मेरे को लगता है कि उससे बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि इससे मुक्त रहो। जैसे आपने कहा कि अपने हिस्से की जिंदगी, तो अपने हिस्से की जिंदगी जियो, अपने हिस्से का काम करो। लोग हमें किस तरीके से जज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि, देखो सामाजिक मर्यादाओं के अंदर रह करके भी आप इस चीज को छोड़ सकते हो कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना। सबकी अपनी अपनी लाइंस होती हैं, आपकी लाइन मेरी लाइन तो नहीं है। तो जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, लेकिन अपना मोर देन 100% जो आप चाहते हो आप बनना, उसमें आपको देना होगा। जी जी, बहुत शुक्रिया मैम इतना कीमती वक्त देने के लिए अपना। थैंक यू सो मच मैम, मेरे को ये अवसर देने के लिए। ओके, नियति और जितेश आप लोगों का भी Thank बहुत बहुत you. शुक्रिया मैम Thank you, सर। ma'am. ओके, थैंक यू।